अस्थमा फैल सकता है? अस्थमा फैल सकता है, आइए। ये जेनेटिक ट्रांसफर होता है अस्थमा। अच्छा, जेनेटिकली भी जा सकता है? हाँ, जेनेटिक ट्रांसफर होता है। अगर आपको है वो आपके बच्चों में भी होगा, बच्चों को हुआ, बच्चे के बच्चों में अच्छा, भी ये हुआ होगा ही होगा या हो सकता है? होगा, होगा ही क्योंकि होगा। ये जीन्स में चला गया। तस्य माता नास्ति तस्य माता हरित की, जिसकी माता नहीं होती उसकी माता एक हरड़ होती है। वो हरड़ अगर हम सेवन करते हैं, जैसे स्मोकिंग नहीं करी, वो बोला कि मैडम मैंने तो कभी स्मोकिंग ही नहीं करी, तो मेरे को अस्थमा कैसे हो गया? तो उसके क्या ट्रिगरिंग फैक्टर लगे होंगे कि मतलब जैसे ऐसा कहते हैं कि ठंडी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, और लोग अक्सर क्या करते हैं, पानी चाहिए चिल्ड, ठीक है, बियर चाहिए चिल्ड, अगर शराब भी पी रहा हो तो उसमें भी बर्फ़ डाल के पानी चाहिए चिल्ड, तो क्योंकि उनको मतलब नॉर्मल पानी तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। तो क्या वो भी एक ट्रिगर फैक्टर बन सकता है अस्थमा का? चाय सुट्टा हो जाए, दिमाग में भड़क हो, टेंशन हो गई, इवनिंग टाइम आया, चलो यार एक बाहर सिगरेट पी के आएंगे, लंच टाइम में खाना खाने के बाद तो सिगरेट मैंडेटरी है, ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने रूल ही बना दिया उनके लिए कि भैया खाना खाया तो सिगरेट तो कंपलसरी, वरना आप मर जाओगे। अगर कोई मेल कर रहा है तो उसके तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पर्म काउंट वो भी कम हो जाते हैं। अभी मेल तो छोड़िए, फीमेल भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है स्मोकिंग में। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जो इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हो, या तो वो कोई टेक्सटाइल हो या कॉटन हो या फिर कोई ऐसा केमिकल वाली हो जिसकी वजह से उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ट्रिगर करी हो? बहुत सारे पेशेंट, मतलब सालों से उस फैक्ट्री में काम कर रहा था। अच्छा। धीरे धीरे वो केमिकल्स क्या हुए, उसको एल्वलाइज को डैमेज किए, ब्रोंकियोल्स को डैमेज किए, अब वो उसको सीओपीडी हो गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये क्रॉनिक है। सीओपीडी को हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आज इस पॉडकास्ट में एक ऐसे विषय के बारे में हम बात करेंगे जो कि जागरूकता फैलाने का काम करेगा, यानी कि एयर पोल्यूशन। दिल्ली एनसीआर रीजन में आजकल बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। हाल ही में दिवाली गई है और उसके बाद कोहरा इतना छा गया है, वो भी काला, कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोग कहते हैं कि पराली जलाने की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसान कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हो गई है, उनकी वजह से बढ़ रहा है। इंडस्ट्री वाले कह देते हैं कि व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं दिल्ली में, उसकी वजह से बढ़ रहा है। लेकिन हमें इन सब में नहीं जाना, क्योंकि यह सरकार का काम है। हम तो इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में और कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो इस बढ़ते हुए पोल्यूशन में हमारी मदद कर सके। तो इसी बीच हम लेकर आए हैं हमारी एक डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर कंचन। कुछ ऐसी टिप्स बताएंगी। उनके पास कुछ ऐसे रेस्पिरेटरी डिजीज वाले पेशेंट आते हैं जो अपनी गलतियां बताते हैं, तो उनकी गलतियों से हम सीखेंगे। नमस्कार डॉक्टर कंचन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। बस मैं भी बढ़िया हूँ, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन का हाल बेहाल हो गया है, और इसी के बीच में हम आपसे कुछ टिप्स चाहते हैं। और हमारे कुछ दर्शक हैं, उसमें बच्चे भी हैं, फैमिली भी हैं, तो आप बच्चों को भी और फैमिली वालों को भी कुछ एडवाइस ऐसी कीजिएगा जिसके कारण वो इस पोल्यूशन में सांस ले सके। बिल्कुल। तो क्वेश्चनों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा जो सबसे पहला सवाल है, AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। मतलब ऐसा माना जाता है कि 50 से कम हो तो बहुत ही बढ़िया होता है, और 100 से अगर 200 के बीच में हो तो मतलब मध्यम स्तर उसका माना जाता है। लेकिन आजकल 400 से भी ज़्यादा जा रहा है, कई जगह पे 999 यानी कि 999 भी देखा गया है, और उसको एक गैस चैम्बर डिक्लेयर कर दिया गया है दिल्ली के एरिया में। इस बढ़ते हुए पोल्यूशन में हम ऐसी क्या टिप्स अपनाएं कि हम थोड़ा-सा खुली में साँस ले सकें और हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ का सामना भी ना करना पड़े? क्योंकि एक आंकड़ा बताता है लगभग 21 लाख लोग आज के टाइम में एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। तो ऐसे में हम मतलब क्या करें, क्या टिप्स अपनाएं, उसके बारे में एक बार थोड़ा बताइए। ये बात तो सही है कि दिवाली के बाद हम हर साल ये देखते हैं हम्म। कि पोल्यूशन जो AQI लेवल है वो हम्म। सीवियर रेंज पर होता है। ये हम्म। हम हर साल देख रहे हैं और आफ्टर दिवाली ही देखते हैं। हम्म। अब जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ आफ्टर दिवाली ही देख रहे हैं, दिवाली से पहले भी हम पहले एयर भी। पोल्यूशन तो देखते ही हैं। लेकिन दिवाली के बाद हर साल हमें ये देखने को मिलता है कि जो AQI वैल्यू है, लेवल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ जाता है। यानी कि 300 के करीब भी है, और अभी बात करें हम दिवाली के बाद तो ये 900 के करीब भी कई जगहों पे है। तो देखिए, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एयर पोल्यूशन आपके लिए भी और हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है।
ये बात सही है कि दिवाली के बाद हर साल हम देखते हैं कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसका जो लेवल है वो सीवियर रेंज पर पहुंच गया है, चाहे वो दिवाली से पहले की हम बात करें या दिवाली के बात करें। एयर पोल्यूशन है, पोल्यूशन तो है ही, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही खतरनाक है। जो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जब आया था 2017 में, तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि 1.24 मिलियन जो डेथ हो रही है इंडिया में वो एयर पोल्यूशन के वजह से हो रही है। अच्छा। आप समझ रहे हैं कि जब ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो आया था उन्होंने कैलकुलेट किया था कि आखिर इतनी जो डेथ हो रही है क्यों हो रही है। अच्छा। तो एयर पोल्यूशन के वजह से हो रही है और बहुत सारी बीमारियां हैं जो एयर पोल्यूशन के वजह से होती हैं, जैसे कि हम अस्थमा की ही बात कर लें, सीओपीडी की बात कर लें। केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब दिवाली जैसे ही हमारी जाती है। अभी दिवाली सपोज मान लीजिए, दिवाली कब थी? देखिए कई जगह पे तो 31 बताया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने 1 की भी बनाई थी, 1 नवंबर की। हाँ, तो दिवाली के जस्ट अगले दिन और पूरे 6 दिन 7 दिन क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हमें एयर में क्या दिख रहा है, पोल्यूशन दिख रहा है। देखिए जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर एक साइलेंट किलर है। आपकी बॉडी में कब आया, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको डिजीज हो जाएगी। जैसे कि किडनी की डिजीज हो गई, ठीक है। ऐसे ही जो एयर पोल्यूशन है ये भी एक साइलेंट किलर है। अच्छा। हाँ, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि कोई इंसान है उसकी जो मृत्यु हुई है वो किसके वजह से हुई है, या तो कोविड के वजह से। कोविड अभी गया है, 2019 में आया था। या आपने सुना होगा कि हाँ डेंगू के वजह से हुआ है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी की डेथ जो हुई है वो एयर पोल्यूशन के वजह से हुई है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो इम्प्योर एयर है, हवा है, वो क्या कर रही है, वो आपके लंग्स को ही तो इफेक्ट कर रही है। मतलब ट्रिगरिंग फैक्टर होगा, बिल्कुल, और कोई डिजीज तो पैदा कर देता है, मतलब वो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन क्या कर रही है, वो डिजीजेस कॉज कर रही है, स्पेशली रेस्पिरेटरी डिजीज। और आपने ये भी देखा होगा जो बूढ़े हैं उनको जल्दी कैच करता है अच्छा डिजीजेस। क्यों? क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा लो रहती है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों की बात करें, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबी हैं जिनका लंग्स अभी प्रॉपर डेवलप ही नहीं हुआ है और उनका जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल जीरो है, तो अगर ऐसे माहौल में रहेंगे तो फिर तो उनके फेफड़े अंदर से धीरे धीरे क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपने ये भी सुना होगा कि अभी बच्चा हुआ है, ठीक है, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उसको निमोनिया हो गया। इन्हीं रीजंस के वजह से हुआ, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर क्या है, इन्हीं हवाओं में सांस ले रही है। तो वो इनहेल तो किया ना उसने। इतने जो केमिकल्स हैं, हजारों केमिकल्स हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ 1 या 2 केमिकल्स हैं, हजारों केमिकल्स हैं। और वो केमिकल्स हम इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं, कैसे? अपने नीजल कैविटी के थ्रू। अच्छा, नीजल कैविटी के थ्रू लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमन है वो सीधा असर बच्चे को भी तो पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि मैं खुद अपने प्रैक्टिस में देखती हूँ कि जब कोई बच्चा आता है हमारे ओपीडी में, अपना उसको अस्थमा हुआ है या उसको साइनस हुआ है, तो सबसे पहले हम उसकी मदर की हिस्ट्री लेते हैं। अच्छा। हाँ, कि आप रहते कहाँ हो। ओके। हाँ, जब आप प्रेग्नेंट थे, जब आपने कंसीव किया था तो आप कहाँ थे, कौन सी एरिया में थे, जिस एरिया में थे वहां का एयर कैसा था, प्योर था कि नहीं था, या उसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, या आप बार बार बाहर तो नहीं निकलते थे। क्योंकि अब जो एयर पोल्यूशन है उस कंडीशन में अगर हम ये सोचे कि हाँ हमें चलो बाहर जाना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपको बहुत जरूरत है तो ही बाहर जाइए और अपने फेस को कवर करिए। चाहे वो आप किसी भी कपड़े से कवर कर सकते हैं या तो आप मास्क भी यूज कर सकते हैं। अब बैक टू टॉपिक मैं आ रही हूँ, जैसे आपने पूछा कि क्या टिप्स हम अपनाएं कि हम एयर पोल्यूशन से बच सके। तो पहला टिप्स तो मेरे लिए यही होगा कि जब आपको जरूरत है तभी बाहर जाइए, नहीं तो नहीं जाइए। तो देखिए, जो मेरा पहला टिप ये होगा कि आप जब भी घर से बाहर जाइए तो पहले चेक करिए कि AQI लेवल क्या है, फ्रेश एयर है या नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है तो अपने फेस को अच्छे से कवर करिए और कोशिश करिए कि मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे ना निकलिए, क्योंकि उस टाइम पे जो AQI है वो आपका बढ़ा होगा।
अच्छा। और उसके संपर्क में आएंगे तो आपको लंग्स डिजीजेस तो कॉज तो होंगी। इसके पीछे कोई कारण है या फिर जो मतलब ऑफिस में जाने वाले की वजह से, आने वाले की वजह से, ट्रैफिक की वजह से ही क्यों ज्यादा हो जाता है? कोई अलग इसका एटमॉस्फेरिक कारण भी हो सकता है? नहीं, इसका देखिए हम प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में कितने व्हीकल्स हैं, ठीक है, रश भी हो जाता है सुबह शाम ऑफिस में बिल्कुल। आने जाने का। आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको व्हीकल ही व्हीकल दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल। उसमें से क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो तरीके की क्या है? केमिकल है। अभी हम बैठे हैं यहाँ पे तो हमारे आंखों के सामने भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखाई देंगे, और ये भी तो हम इनहेल कर रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है? तो सोचिए, अगर हम बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपने फेस को कवर नहीं कर रहे हैं, स्पेशली दिवाली के बाद जो इतना पोल्यूशन हुआ है बाहर, तो आपके आंखों में भी लग रहा होगा, आंखों में इचिंग हो रही होगी, आंखों में जलन महसूस हो रही होगी। तो क्या ये केमिकल्स ही हैं जो आप इनहेल कर रहे हो और अपने अंदर क्या डिजीज कॉज कर रहे हो, स्पेशली अस्थमा, सीओपीडी, और आजकल केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा। हाँ, मैं ओपीडी में जब पेशेंट देखती हूँ तो अभी आज ही एक पेशेंट आया था, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है। अब दिवाली के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम एग्रावेट हो गई, उसको खांसी बहुत आ रही है, होने ही वाली उसको, बिल्कुल, बलगम इतना ज्यादा आ रहा है कि उसको सरवाइव नहीं कर पा रहा है। उसको इनहेलर दिन में जहां वो 1 से 2 बार लेता था, अब उसको 3 से 4 बार लेना पड़ रहा है, क्योंकि इन हवाओं में जो केमिकल्स अभी भी घूम रहे हैं वो तो उसके सीधे लंग्स को ही इफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो हम इंडोर पोल्यूशन से भी बचें, आपने देखा होगा इंडोर पोल्यूशन, धूप, अच्छा, अगरबत्ती, अच्छा, इनसे भी तो पोल्यूशन हो रहा है। उनसे भी आप बेशक क्या हो रहा है कि आप धूप जला के रखिए, उसमें से धुआं ही तो निकल रहा है और वो धुआं आप इनहेल कर रहे हैं। ये भी तो तो क्या ये पोल्यूशन मॉस्किटो कॉज कर कॉइल रहा है। वगैरह फिर जो ये लगाते हैं हम, तो उससे भी होता है? अगरबत्ती, धूप जैसे आप बता रहे हो, तो इनका ऑल्टरनेट फिर क्या करें और मतलब इसमें क्या कर सकते हैं फिर? अच्छा, जैसे आपने बोला कि कॉइल्स हम जला रहे हैं, ठीक है, मॉस्किटो रिपेल हम यूज करते हैं, तो देखिए ये क्या है ना कि सामने आपने जलाया, लिक्विड है, वो आपको दिखेगा नहीं, अच्छा, लेकिन वो आप क्या कर रहे हैं? स्मोक कर रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये भी आपके लिए और जो एज ए पॉल्यूशन ही है। तेज फ्रेगनेंस होती है किसी भी परफ्यूम की, तो वो भी दिक्कत करती है? बिल्कुल दिक्कत करती है। अच्छा, तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे अभी आप ऑफिस आवर के रश की जैसे बात कर रहे थे, तो ऐसे में एक एडवाइज़री भी जारी की गई थी कि भई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, और एक सर्वे के अकॉर्डिंग मार्च 2023 में लगभग 88 लाख के करीब टू व्हीलर्स जो हैं वो हैं, और 33 लाख के करीब फोर व्हीलर्स हैं। अपने-अपने व्हीकल्स लगभग आज के टाइम में सबने ले रखे हैं, और कोरोना के बाद से जो हम बात करते हैं कि 6 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहाँ से हम 6 गज की दूरी अपना पाएँगे? तो अब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी चले जाएँ हम और बाहर भी थोड़ा-सा घूम लें, तो उसके बारे में थोड़ी-सी एडवाइस दे सकते हैं कि जैसे अब मैंने सुना था कि नाक में थोड़ा-सा तेल मतलब डाल लो, तो इस तरीके से हम थोड़ा-सा जो केमिकल्स जो होते हैं या फिर जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से अंदर ना जा पाएँ। तो ऐसी कोई टिप्स बता सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ हो जाए और हमें कोई दिक्कत भी ना हो? देखिए, पहली बात तो ये, अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, चाहे आप मेट्रो में जा रही हैं, ठीक है? तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने फेस को कवर करिए, अच्छा, ठीक है? ढकिए, ज़रूर ढकिए। अच्छा, मास्क यूज़ करिए या किसी भी कॉटन के कपड़े से ज़रूर कवर करके तो ज़रूर रखिए। ये अच्छा, बहुत ही अच्छा उपाय है मेरे अकॉर्डिंग। मैं खुद अगर कहीं जाती हूँ, मार्केट में जा रही हूँ, तो पहले मैं अपने फेस को कवर करती चाहे हूँ। हमें डिज़ीज़ है या नहीं है, मतलब हाँ, सामने वाले से बचना है हमें। बिल्कुल, हमें सामने वाले से बचना है, क्योंकि देखिए जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज़ होती हैं, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती हैं, फैलती हैं। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, अभी आपने जैसे बताया कि ये ट्रांसफ़र होती हैं। आप मेरे को जैसे कोरोना के टाइम में आया, कोरोना एक-दूसरे से फैलता है, तो ऐसी कोई रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ बता सकती है कोई कौन-कौन से फैलने वाली होती हैं? और जैसे अगर किसी को कोल्ड एंड कफ है, तो मेरे को पता चल जाए कि हाँ, मेरे को इससे दूर रहना है। तो ऐसी कौन-कौन सी डिज़ीज़ होती है और क्या अस्थमा भी मतलब फैलता है? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसे रेस्पिरेटरी डिजीजेज़ होती हैं जो फैलती हैं, जैसे कि अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टीबी, अच्छा, निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये फैलती हैं। और स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, अप्रैल 2009 में आया था, आपने अच्छा, सुना होगा। वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है? ये पूरे देश को प्रभावित किया था। और इफेक्ट कोरोना? हुए थे लोग, एक पर्सन से दूसरे पर्सन। अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, जब 2009 में स्वाइन फ्लू आया था अप्रैल में, तो करीबन 1,50,000 लोगों की डेथ हुई थी 1.5 लाख स्वाइन लोग। फ्लू से। अच्छा, अब उस वायरस को अभी किस नाम से जाना जाता है? H1N1 H1N1, के नाम से जाना जाता है, ठीक है?
तो अब ये भी एक तरीके का वायरस ही तो है, 2009 में आया था। और अब तो शायद H1N2 3 ऐसे अरे करके बहुत सारे नए नाम जैसे वायरस। कोरोना हाँ, वायरस भी अभी आया हम कोरोना के ही देख लें, दिसंबर 2019 में आया, था। ठीक है, वो भी पर्सन टू पर्सन ही फैल रहा था। तभी हम लोग क्या कर रहे थे कि हाँ एक कमरे में बंद हो जाइए, अगर किसी को कोविड हुआ है, ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति है वो उसके संपर्क में ना जाए, नहीं तो उसको भी सेम सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। कोविड था, उसमें क्या आ रहा था, फीवर हो रहा था, जुकाम हो रहा था, सांस लेने की तकलीफ बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो वायरस वो सीधे क्या कर रहा था, लंग्स पे इफेक्ट, वो लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, आपके एल्वोलाइज को इफेक्ट कर रहा है, आपके ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट कर रहा है। तो अगर WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें 6.5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। तो क्या है, ये फैलने वाली ही बीमारियां हैं। और स्पेशली ये भी रिसर्च किया गया है कि जिस एरिया में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, उस एरिया में कोविड के पेशेंट बहुत ज्यादा थे और उस एरिया में कोविड पेशेंट की मृत्यु भी बहुत ज्यादा हुई है। ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन लेवल गिरना इसमें क्यों हो जाता है? देखिए, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रेड कोशिकाएं जो होती हैं, उनका ही काम है ऑक्सीजन को लेना। अच्छा। ठीक है, वो हमारे लंग्स तक पहुंचाते, लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो बाहर निकालने का काम करती हैं। हाँ, तो अगर हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे लाल कोशिकाएं हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, केमिकल्स हम इनहेल कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा, इनकी जो कार्य करने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। अच्छा, कोरोना में जैसे एडवाइजरी भी जारी करी थी, और भी जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है उनमें भी एक एडवाइजरी जारी करते हैं कि साथ बैठने से, खाने से, रहने से, या कोई भी अगर किसी को वो डिजीज है, उसने कहीं टेबल पर जैसे हाथ लगा दिया और उसी जगह पे मैंने हाथ लगा दिया और वो मेरा मुंह तक पहुंच गया, तो उससे भी हो सकता है। तो ये भी सही है क्या? ये मतलब छुआछूत वाली बीमारी होती है क्या ये? देखिए, इसको छुआछूत बीमारी नहीं कहते हैं। अच्छा। वायरस है ये। अच्छा, ठीक है। अभी सपोज मान लीजिए मुझे कोविड है, ठीक है, मैं अभी छींकूंगी बिना अपने फेस को कवर किए, तो वो आप तक भी जाएगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ रहे हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं बिल्कुल, वो हवा में उड़ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप इसी हवा में क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो। हाँ, तो मेरा वही क्वेश्चन है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा मैंने सांस लिया तो वो मेरे अंदर आ गया, तो साथ में खाने बैठने से भी मतलब उस चीज को जा सकता है क्या? बिल्कुल, अगर मैं कोविड पेशेंट हूँ, ठीक है, और मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, तो वो भी अगर आप मेरे ही प्लेट से खाना खाएंगे तो वो आपको भी हो सकता है। अच्छा, तो ये रीजन होता है। और बेसिकली, और जैसे मैं फेस कवर करता हूँ और बिल्कुल आपके बगल में बैठ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा हूँ और फेस को मैंने कवर कर रखा है, और हाथ अगर मैं लग जाए, ठीक है, मैंने सैनिटाइज कर लिया, तो तब कोई दिक्कत नहीं है? कम चांसेस होते हैं। अच्छा, और अब आपने बताया मास्क लगाकर जैसे घूम सकते हैं, और हमने और जगह भी देखा था कि सारा दिन मतलब मास्क लगा के घूमते हैं, तो उससे भी तकलीफ हो सकती है हमारे शरीर में, प्रॉपर मेरे ख्याल से ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जैसे कि अभी आपने बताया। तो ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगी सारा दिन अगर मास्क लगा के घूमेंगे, तो तब भी दिक्कत हो सकती है फिर? नहीं, देखिए, मास्क लगाना तो जरूरी है। अगर ये जो एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, इतने केमिकल्स हैं, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। अच्छा। आपके फेफड़े इंजर हो रहे हैं, अंदर से उनको चोट लग रही है। हाँ, अगर आप ज्यादातर मास्क लगा के रखेंगे तो वो भी आपको नुकसान करेगा। अच्छा, मतलब बाहर जाएं तब लगाएं? हाँ, जब आप बाहर जाइए, हाँ, तभी लगाइए, जब जरूरत है तभी लगाइए। ये नहीं कि हाँ बिना जरूरत के ही आप घर में भी मास्क लगा के बैठ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, ये डॉक्टर लोग एक नुस्खा बताते हैं, मतलब डॉक्टर लोग ही बताते होंगे, हमने तो गूगल पे ही देखा था, तो उसमें था कि नाक में ऑयल की बूंदें डाल लो, और रात में डेली शाम को सोते समय गुड़ की डली खाओ मत, लेकिन उसको चूसो टॉफी की तरह, ताकि धीरे धीरे वो जाए, तो पार्टिकल्स जो आपके फेफड़े में चिपके हुए हैं वो धीरे धीरे अंदर चले जाएं। और उसके साथ हल्दी वाला दूध बताया जाता है, तो इनके बारे में फिर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे हम गुड़ की बात कर रहे हैं या हल्दी दूध, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि अगर आपको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है तो आप हल्का सा दूध गर्म कीजिए, उसमें चुटकी सा हल्दी मिक्स करिए, उसको बॉईल कर लीजिए, एकदम अच्छे से बॉईल करिए। अच्छा। ठीक है, कि हल्दी कच्ची ना रहे। अच्छा। हल्दी हम इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि वो एक एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करती है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपके लंग्स के जो एयरवेज हैं उनके ऊपर क्या आया है, इन्फ्लेमेशन आया है, इन्फ्लेमेशन कॉज हुई है, और उस इन्फ्लेमेशन को एंटीडोट कौन कर सकता है, जो एंटी बैक्टीरियल हमारे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो हल्दी हो गया, चाहे वो एप्पल हो गया। आपने सुना होगा कि एक एप्पल रोज खाइए, बीमारी से दूर रहिए, तो सेम उसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी। हाँ, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हल्दी में, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा आप हेल्दी
इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा हल्दी वाला दूध लीजिए, अच्छा। जिससे आपके जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, हम्म। इन्फ्लेमेशन जो हुआ है वो थोड़ा सा कम हो और आपको सांस लेने में तकलीफ ना हो। अच्छा। क्योंकि देखिए आशीष की गले के पास एक लेयर होती है, बिल्कुल पतली लेयर होती है, म्यूकस की होती है। आपने नोटिस किया होगा कभी जब आपको मौसम चेंज हुआ है तो सर्दी जुकाम होता है तो सबसे पहले हमारा गला खराब होता है, गला पकड़। हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो हमें हम्म। प्रोटेक्ट करता है। और इसका हम उल्टा अगर करें तो जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके अंदर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। तो अच्छा। वही म्यूकस क्या है, अब हमें गला खराब हो रहा है, हम केमिकल्स को इनहेल कर रहे हैं, तो वो म्यूकस क्या करता है, हमें बचाने की कोशिश में अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सा हाइपर कर देता है। हम बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हमारे खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी वजह से म्यूकस गाढ़ा हो जाता है और जो एयरवेज में इन्फ्लेमेशन कॉज हुई है तो एयरवेज क्या हुई, नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, तो हमें सांस लेने की तकलीफ होती है। तो आप गुड़ का भी सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप हल्दी दूध भी ले सकते हैं और एक ऑयल आता है जिसको बादाम रोगन कहा जाता है। अच्छा। हाँ, आप उसका ऑयल आता है, आप अपने नाक में डाल सकते हैं। अच्छा, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो अभी जैसे आपने अस्थमा की बात करी तो एक श्लोक आता है संस्कृत में, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पीतम पंगु कफम पंगु पंगु मल धावत है वायुनाम ही नियत्र गच्छन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत। यानी कि वायु ही एक कारण होता है जिसके कारण बादल चलते हैं, और हमारे शरीर में वायु ही एक ऐसी चीज होती है जो हमारे दोष और जो हमारी धातुओं को चलाने का काम करती है। अस्थमा यानी कि जो हमारी प्राणवायु जिससे हम सांस लेते हैं उसमें जैसे गड़बड़ी हो जाती है, तो अस्थमा से जो हम रिलेट करते हैं सांस की प्रॉब्लम। तो पहले तो आप मेरे को एक बार थोड़ा सा अस्थमा समझा दीजिए, और फिर मेरे को पता कैसे चलेगा अगर मेरे को नॉर्मल खांसी जुकाम या फिर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को अस्थमा हो गया? तो इसके बारे में एक बार बताइए। देखिए अस्थमा क्या है, ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है, फेफड़े से रिलेटेड ही ये डिजीज है। जब हमारी जो एयरवेज होती है, एयर सैक होती है, उसमें किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाए, जैसे हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर हम बहुत ज्यादा केमिकल इनहेल कर रहे हैं या हम किसी फैक्ट्री में, स्पेशली अगर हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि दिल्ली में कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, आप थोड़ा सा भी उनके सामने से गुजरेंगे आपको खुद खांसी आएगी, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल क्या है, आपने उनको नेजल कैविटी के थ्रू वो एंटर हुए हैं, आपने उनको इनहेल किया है, तो एयरवेज क्या होंगी, आपकी इन्फ्लेम होती रहेंगी। अब जब वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेशन, जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें वहां पे स्वेलिंग महसूस होती है, जो हमारा एयर सैक है, हमारा एयरवेज है, उसमें स्वेलिंग हो गई। अच्छा, मेरे को अभी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग आपने दो वर्ड यूज करे, ठीक है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग में क्या डिफरेंस होता है? मतलब दोनों मेरे ख्याल से हमने और जो भी नॉर्मल जनता है उनको यही लगता है कि इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग दोनों का मतलब सूजन होता है। हाँ, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो इन्फ्लेमेशन में क्या मतलब दर्द होता है, स्वेलिंग में देखिए इन्फ्लेमेशन में किसी भी तरीके का दर्द नहीं होगा आपको। अच्छा। एक तरीके का वो सूजन है, जो अच्छा। आपकी एयरवेज है वो सूज गई है। अब खुद ही सोचिए कि अगर सूज गई एयरवेज आपकी तो उसमें जो स्पेस है, जो हम ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, वो हम ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, तो जो हमारी एयरवेज जो सूजी हुई होती है तो वो सूज जाती है इसलिए सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर उसके अंदर म्यूकस भर जाता है उसके कारण? देखिए जब सूजेगी तो जाहिर सी बात है ना, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम लड़ता है। अच्छा। अभी आपको फीवर हो जाए, अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, लड़ेगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको थोड़ी सी स्वेटिंग होगी और आपका क्या होगा, फीवर उतर जाएगा। तो आपका इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा। हाँ, वैसे ही हमारा जो म्यूकस है, मैंने अभी आपको बोला कि गले के पास एक बिल्कुल थिन लेयर होती है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। अब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं, केमिकल पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो वो म्यूकस क्या होगा, वो अपना थिक होना स्टार्ट हो जाए। हमारा इम्यून सिस्टम लड़ रहा है ना, लड़ने की वजह से वो इतना एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूकस कॉज होता है। और म्यूकस उन्हीं पाइप पे क्या कर रहा है, एयरवेज पे डिपॉजिट हो रहा है और आप सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। अच्छा, इसके लक्षण मतलब क्या क्या दिख सकते हैं अगर कोई नॉर्मल आदमी जैसे पता लगाए, और क्या इसका कोई टेस्ट भी होता है क्या? बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा। अगर हम सिम्टम की ही बात कर रहे हैं तो पहले हम सिम्टम पे ही बात कर लेते हैं। देखिए अगर किसी को भी अस्थमा है तो सीने से आपको बहुत आवाज आएगी, घड़ घड़ की आवाज आएगी। अच्छा। हाँ, आप थोड़ा सा भी खांसेंगे ना तो सीने से घड़ घड़ की आवाज आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो चेस्ट है वो बिल्कुल कंजेस्टेड है, किसी चीज से बंध गया है। अच्छा, जैसे हम केस की बात कर लें, ठीक है, हम पिजड़े की बात कर लें,
तो लगता है कि अगर हम खुद उसमें अगर हम पैक हो जाए, हमें किसी ने पैक कर दिया है तो हम घुटन महसूस करेंगे, बेचैनी, हाँ बेचैनी महसूस करेंगे। सेम वैसे ही हमारा चेस्ट के अंदर जब बलगम इकट्ठा होता है तो ऐसा लगता है कि कितना कंजेशन हुआ है, ठीक है, हम खांसते तो पता लगता है। आप जो खांसते हैं वो जो बलगम निकलता है उसके भी कई कलर होते हैं, येलो भी हो सकता है, ग्रीनिश भी हो सकता है, व्हाइटिश भी होता है। ये इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि आपको अस्थमा है या नहीं है। वीजिंग साउंड हमेशा आएगा, आप सोएंगे, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, उसको सर्दी जुकाम खांसी हुई होगी तो आप उसका क्या, जब वो सांस लेता है तो सीने से घर 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 की आवाज आती है। सेम ऐसे ही अस्थमाटिक पेशेंट में भी आती है। और उनको जो अस्थमा का जो अटैक होता है वो ज्यादातर रात के समय में होता है या बहुत ज्यादा पोल्यूशन है उस टाइम पे होता है। अच्छा, रात के समय में जैसे ये डिफरेंशिएट करता है, वैसे अगर किसी को नॉर्मल कोल्ड एंड कफ हो जाए तो मेरे ख्याल से एक यही रीजन होगा जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देगा। और जैसे वीजिंग साउंड बताया, हाँ, तभी मेरे ख्याल से उसके बारे कोल्ड और कफ में तो वीजिंग साउंड नहीं होता है, हाँ, ठीक है, वो हफ्ते में बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप हफ्ते में ठीक नहीं हो रहे हो, आपकी खांसी बढ़ती जा रही है, क्रॉनिक होती जा रही है, तो ये क्या एक तरीके की एलर्जी, आप किसी एलर्जी की वजह से आपको क्या हुआ है, अस्थमा हुआ है। तो वो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आपने देखा होगा पहले के लोग शंख बजाते थे, ठीक है। अभी के जो स्मोकिंग करते हैं या जो इस एयर पोल्यूटेंट एयर में रह रहे हैं, ठीक है, आप उनको बोल दीजिए शंख बजाने के लिए, वो नहीं बजा पाएंगे। हाँ, क्योंकि इतना उसका वो शंख क्या वो बैलून नहीं फुला पाए। बिल्कुल, क्योंकि कैपेसिटी नहीं रह गई ना लंग्स की अब, ठीक है, क्योंकि अब जो एयर पोल्यूशन जो हो रहा है ना उसमें तो शंख तो छोड़िए, वो एक छोटा सा बैलून कह दिया जाए या आप 5 मिनट कह दिया जाए कि आप सीढ़ियों से 10 बार उतरिए और थोड़ा सा चढ़िए, वो नहीं कर पाएगा। इसका कोई ब्लोअर टेस्ट भी आता है क्या? जैसे मतलब जैसे फूंक मारने की कैपेसिटी कितनी मतलब कर सकते हैं, ऐसा कोई? हाँ, तो टेस्ट आता है, स्पायरोमीटर कहा जाता है इसको। अच्छा, हाँ, उसमें देखा जाता है कि आप के लंग्स में कितनी कैपेसिटी है, आप कितनी तेजी से उसमें हवा भर सकते हैं। अच्छा, चलो ये तो अस्थमा की बात हुई। अब थोड़ा सा एक सोशल कंसर्न मैं लेके चल रहा हूँ। हमने एक ऐड देखी थी, मेरा नाम मुकेश है, मैंने बहुत साल तंबाकू खाया, सिगरेट पिया, मेरे को कैंसर हो गया, ठीक है। धीरे धीरे फिर अक्षय कुमार ने भी ऐड करनी शुरू करी, फू फू करने का हीरोगिरी नहीं होती, और इस तरीके से और भी ऐड चली। लोगों ने थोड़ा सा इसको सीरियसली लिया, तंबाकू खाना या फिर सिगरेट वगैरह बंद करके। उन्होंने आज की जो जेन जी जनरेशन है, जो 2000 के बाद बेसिकली जो पैदा होते हैं उनको जेन जी जनरेशन बोलते हैं, तो उन्होंने क्या करा, वेप लेना शुरू कर दिया। वेप जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट काइंड ऑफ होती है, अब वो वेप अलग अलग कलर्स में आती है, तो वो भी क्या नुकसानदायक होती है, क्योंकि उन्होंने टोबैको का अल्टरनेट ढूंढा है। तो उसके बारे में बताइए। आशीष, आपने ऐड देखी होगी, अभी भी देखते होंगे, आप स्मोक तो नहीं करते? नहीं, मैं तो नहीं करता, करने की जरूरत ही नहीं है, पोल्यूशन से इतना सिगरेट 10 के बराबर हो जाती है मेरी। आपके दोस्त में कभी किसी ने स्मोक किया हो? हाँ, करते हैं कुछ लोग। तो स्मोक जो सिगरेट की पूरी डिब्बी होती है उस पे लिखा होता है कि आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का अगर सेवन करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक है, आपके फेफड़े के लिए भी हानिकारक है और ये आपको फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जानने के बाद, ऐड देखने के बाद भी लोग स्मोक कर रहे हैं। मजबूर हैं वो मजबूर नहीं है, लत आदमी को मजबूर कर देती है। बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ कि अगर किसी चीज की लत लग गई तो उसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप जान रहे हो कि हाँ, सिगरेट पीने से या बीड़ी लेने से हमें हमारा लंग्स का कैंसर हो सकता है, हमें बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं, हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। देखिए, सिगरेट में टबैको होता है और टबैको में निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन के अलावा भी 300 केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कैंसरस पैदा करते हैं। अच्छा, तो वो वेप के अंदर होते हैं या फिर तंबाकू के अंदर? तंबाकू के भी अंदर होते हैं। तंबाकू यानी कि निकोटीन ही है, वो थोड़ा बहुत निकोटीन जो है ना वो वेपिंग में भी है। अच्छा, आप दूसरे तरीके से क्या कर रहे हो, निकोटीन का ही सेवन कर रहे हो, जिसके कारण वो तलब मिट जाती है। बिल्कुल, आपको लगता है कि हाँ, अगर हम वेपिंग करेंगे तो हमें लंग्स हमारे ठीक रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कैंसर भी नहीं होगा, हमें फेफड़े से रिलेटेड बीमारियां भी नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, वेपिंग करने से भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप अस्थमा से भी सफर कर सकते हैं, सीओपीडी से भी सफर कर सकते हैं। अच्छा। जो पुराने जमाने में होता था, जो माताएं और बहनें चूल्हे पे खाना बनाती थी, जो हम आग जलाती थी, ठीक है, वो सिंपल आग नहीं होता, कभी कागज से जला लिया, लकड़ी हो गया, या लकड़ी से जला लिया,
तो उसका जो धुआं निकल रहा है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हम्म। वो आप इनहेल कर रहे हो, अच्छा। तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो क्या है, वेपिंग क्या है, ये भी एक तरीके का स्मोकिंग भी तो है। अच्छा। आपको क्या लग रहा है कि आप डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट क्या कर रहे हो, उसका सेवन कर रहे हो। निकोटीन का ही जैसे। बिल्कुल। तो जैसे मेरे ख्याल से बहुत सारे कम लोगों को ही पता होगा कि जैसे उसके अंदर भी निकोटीन होती है और ऊपर से इसके अंदर जैसे फ्लेवर डाले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस फ्लेवर का भी नुकसान होता होगा, हमारे जो शरीर में फ्लेवर का भी नुकसान होता होगा। बिल्कुल। तो मेरा एक क्वेश्चन, अगर आप मतलब वैसे तो जागरूकता का ही है, वेपिंग के ऊपर या फिर जो मिलता है वहां पे क्यों नहीं लिखा होता स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ? मतलब टोबैको में लिखा होता है, और हालांकि जो टोबैको इंडस्ट्री है हमारी भारत की, वो लगातार ग्रोइंग कर रही है, मतलब और देशों को भी भेज रही है। लेकिन वेप का थोड़ा सा ऐसा कल्चर आ गया कि वो आदमी को कूल बना देता है, स्मोकिंग इज कूल, मैं मतलब वेप पी रहा हूँ तो स्मोकिंग इज कूल। तो क्या उनको वो भी फिर छोड़ देना चाहिए, या फिर ऑल्टरनेट ठीक है उनका, चलो भाई कम से कम वो निकोटीन नहीं लेके कम मात्रा में निकोटीन ले लें, तो उस बारे में? पर आप निकोटीन ले तो रहे हैं, अच्छा, चाहे आप निकोटीन। सिगरेट से ले चाहे वो आप वेपिंग से ले, पर निकोटीन ले तो रहे हैं। निकोटीन तो फिर मैंने सुना चाय और कॉफी में भी होता है, तो वो भी फिर उसी तरीके से ही गलत मानी जाती है कि चाय पीना गलत बात होती है। बिल्कुल, चाय अगर चाय की लत लग गई है, आप जहाँ सुबह शाम के बजाय आप हम्म। पूरे दिन भर 10 कप चाय ले रहे हैं, हम्म। वो भी एक तरीके का लत ही तो है। जैसे कईयों को सुबह चाय पीने की आदत होती है और किसी दिन सुबह चाय ना मिले तो उनको सर दर्द होता है, तो क्या वो निकोटीन की वजह से ही होता है? बिल्कुल, क्योंकि आपकी उसकी आदत पड़ गई है। आपका ब्रेन क्या है, आपका मस्तिष्क क्या कर रहा है, हम्म। उस चीज को पाने की कोशिश कर रहा है ना, हम्म। कि वो चाह रहा है कि हाँ बस मुझे किसी तरह मिल जाए। जैसे हम जो जो लोगों को चाय की लत होती है, हम्म। आपने देखा होगा कि एक चाय से उनका मन नहीं भरता है, हम्म। उनको लगता है कि नहीं एक चाय और पी लें, आधे घंटे बाद एक और पी लें। हम्म। आपका स्टमक नहीं आपको कुछ कह रहा है करने के लिए, आपका जो ब्रेन है ना उसमें जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं ना, वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि नहीं हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ले लो। अच्छा डॉक्टर कंचन, अभी जैसे हमारे ना व्यूअर्स मतलब बच्चे भी देख रहे होंगे और कॉलेज वाले भी देख रहे होंगे और पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, आज के टाइम में एक पीयर प्रेशर वर्ड होता है, जैसे कि मतलब और बंदे कर रहे हैं तो मेरे को भी वो करना पड़ेगा, और मैं नहीं करूंगा तो शायद मैं कूल बॉय नहीं लगूं। और अगर मैं 5 दोस्तों का अगर मेरा ग्रुप है और 4 बंदे अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो भैया मेरे को भी स्मोकिंग करनी पड़ेगी, वरना मेरी मर्दानगी पे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब तो मेरे को भी स्मोकिंग करनी पड़ेगी, तो वो पीयर प्रेशर आ जाता है। पार्टी करने जा रहे हैं, वहां पे बंदे शराब पी रहे हैं, तो अरे यार मेरे को भी करनी पड़ेगी, वरना कहेंगे अरे तो पी नहीं रहा। तो उन बंदों का ग्रुप जैसे पार्टी वार्टी करने भी जा रहा हो या फिर कहीं पे ऐसी जगह पे स्मोकिंग करने जा रहा हो, तो वहां पे बंदा मजबूर हो जाता है कि, और कई बंदों की शुरुआत ही वहीं से होती है। खुद कोई भी बंदा जो स्मोकिंग नहीं करता जाके सिगरेट की दुकान पे सिगरेट खरीद के नहीं पिएगा जब तक कि उसको कोई कहे ना, फोर्स ना करे कि अरे यार पी ले। तो आप क्या गाइड करेंगे मतलब पेरेंट्स को कि, और उन बच्चों को भी कि इस तरीके की चीजें ना करें? देखिए आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, आप हम्म। ऐसी संगत में रहिए कि आपका जो फ्रेंड है ठीक है हम्म। वो स्मोकिंग नहीं कर रहा है तो आपको कभी भी स्मोक करने के लिए नहीं कहेगा। अच्छा। हाँ, पेरेंट्स को जरूर देखना चाहिए कि आपकी जो बच्चे की फ्रेंडशिप है किन लोगों से है। फ्रेंड सर्कल। बिल्कुल, किन लोगों से है, क्या वो हम्म। बुरे संगत वाले तो नहीं हैं। हम्म। और जो स्मोकिंग की हम बात कर ही रहे हैं, तो स्मोक अगर आप अभी करेंगे तो उसका रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा, कुछ टाइम बाद आपको पता लगेगा। अच्छा। और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है। जैसे आप पीर प्रेशर की ही बात कर रहे हैं कि हाँ ऑफिस में जाते हैं प्रेशर बहुत होता है तो चलो स्मोकिंग कर लेते हैं, तो ये गलत है। आप अपने प्रेशर को अपने स्ट्रेस को कम भी कर सकते हैं। मना करना आना चाहिए। बिल्कुल, दूसरी बात, आप अपने अपने अंदर बात करने की कोशिश करिए कि मैं जो स्मोकिंग कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, इन फ्यूचर मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ, और जैसे फ्रेंड सर्कल की भी बात कही, और मतलब काफी पुरानी कहावत है और लोग कहते भी हैं कि दोस्ती वही अच्छी होती है जो दोस्त आपके घर आए, मतलब घर का आना जाना हो जिन दोस्तों का। मतलब आज के टाइम में मेरे को याद है, मेरी मम्मी को उन दोस्तों के नाम याद हैं जो मेरे घर पे आते थे, और जो मेरे को बाहर से बुलाते थे उनको नाम भी याद नहीं है। और लिटरली जो मेरे घर पे आते थे या मैं जिनके घर पे जाता था, उनके मम्मी पापा भी मेरे को आज के टाइम में भी जानते हैं, और वही दोस्त आज के टाइम में मतलब हैं भी, जो मतलब बाहर के थे वो आज के टाइम में उनसे बात ही कभी कभार हो पाती है। तो फ्रेंड सर्कल तो बिल्कुल जरूरी है ही, ये बात मतलब ऑडियंस को भी पता चली गई, और जो पेरेंट्स हैं वो भी खासकर ध्यान रखिए कि आपके जो बच्चे हैं उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो इस चीज में मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक स्टीरियोटाइप होता है, जैसे भाई जो स्मोकिंग करते हैं, चलो भाई चाय पी कहते हैं चाय सुट्टा हो जाए, ठीक है, तो सुट्टा पी लिया यानी कि सिगरेट पी ली, दिमाग में भड़क हो गई, टेंशन हो गई,
सिगरेट पी ली, ठीक है, इवनिंग टाइम आया, चलो यार एक बाहर सिगरेट पी के आएंगे, लंच टाइम में खाना खाने के बाद तो सिगरेट मैंडेटरी है, ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने रूल ही बना दिया उनके लिए कि भैया खाना खाया तो सिगरेट तो कंपलसरी है वरना आप मर जाओगे। तो ये स्टीरियोटाइप जो है मतलब आया दिमाग में कि सिगरेट कब कब पीनी चाहिए, ट्रिगर पॉइंट आ जाता है कि चाय की दुकान देखी, चलो सिगरेट पी के आते हैं। तो इन चीजों से फिर कैसे बचे? पहली बात तो सेल्फ मोटिवेट करो खुद हम्म। को कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ। जहाँ मैं चाय पीने जाता था तो स्मोकिंग कर रहा हूँ, या मैं खाना खा के आ रहा हूँ तो स्मोकिंग कर रहा हूँ। स्मोकिंग आपको पता है कि वो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली आपके फेफड़े के लिए। अगर कोई मेल कर रहा है तो उसके तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पर्म काउंट वो भी कम हो जाते हैं। अभी मेल तो छोड़िए, फीमेल भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है स्मोकिंग में। हाँ, तो उनके आगे चलकर प्रेगनेंसी की भी दिक्कत है। बिल्कुल, कंसीव नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे पास ओपीडी में पेशेंट आए और उन्होंने ऑनलाइन कंसल्ट लिया था मुझसे, तो उन्होंने बोला कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे। जब उनकी हिस्ट्री ले रही थी, धीरे धीरे हमने बहुत सारी होम्योपैथी में पूरा डीप हिस्ट्री लिया जाता है, पूरा केस टेकिंग प्रॉपर तरीके से किया जाता है कि हाँ आप कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका खाने पीने का तरीका क्या है। तो उसमें मैंने जो एक मेन चीज पाया कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, उनका वेट गेन हो रहा है, वो कॉज है स्मोक का। अच्छा। और एक दिन में वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिगरेट ले रहे हैं, वो पूरे दिन में 10 से 15। तो आप समझ रहे हैं कि निकोटीन की मात्रा कितनी जा रही है। चैन स्मोकर हो गए वो तो बहुत ज्यादा जा रही है। वो क्या कॉज कर रहा है? इनफर्टिलिटी तो कॉज कर रहा है। आपके पीरियड्स क्या होंगे? इम्बैलेंस होंगे। आपके जो अंडे बन रहे हैं वो क्या होंगे? वो कभी ब्रेक होंगे ही नहीं। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, अगर आप स्मोक छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो भाई अपने अंदर अपने आप को मोटिवेट करिए, सेल्फ मोटिवेशन लेके आना। बिल्कुल मोटिवेट कीजिए कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ। देखिए अगर आप छोड़ रहे हैं ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ 2 चीजों को आप गुजर सकते हैं। एक तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम होगी और दूसरी आपको बेचैनी होगी। अच्छा, हाँ, तलब जो बोलते हैं सिगरेट तलब। लेकिन कब्ज और बेचैनी को थोड़ा टाइम के लिए हम हटा सकते हैं। आप अपनी डाइट इतनी अच्छी रख लीजिए, फाइबर की मात्रा लीजिए कि एटलीस्ट आपका जो गट है वो हेल्दी रहे और आपको स्टूल आसानी से पास आउट हो। आपको घबराहट हो रही है कि हाँ आपको लत लग रही है कि नहीं अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, 15 मिनट की बात है। 15 मिनट बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। आप अच्छा, 15 मिनट कंट्रोल करना पड़ता है? बिल्कुल, आप 15 मिनट बाद आप 15 मिनट तक अपने आप को कंट्रोल करिए। आप खुद देखेंगे जब आपको गुस्सा आता है और आप गुस्सा किसी सामने वाले पे नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं? अपने आप को कंट्रोल करते हैं ना। चाहे 10 मिनट कर लीजिए, चाहे 15 मिनट कर लीजिए, तो उसके बाद क्या होता है? आप रिलैक्स हो जाते हैं। होते हैं, ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आपको भी कभी गुस्सा आया होगा तो आप रिलैक्स हो गए। वैसे ही क्या है कि आपको अगर निकोटीन, आपको सिगरेट की तलब लग रही है तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। 15 मिनट बाद सब सही है। आप 7वें और 8वें दिन से देखेंगे ना कि आपको स्मोक देखने का मतलब आप 7वें और 8वें दिन से ये देखेंगे कि आपको सिगरेट लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारी जो बॉडी है ना, इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है, नेचर ने दिया है। बिल्कुल। और हम अपने आप को किसी भी माहौल में किसी भी तरीके से हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मतलब सुबह की खाना खाया, सिगरेट की तलब लगी, 15 मिनट कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल, आप 15 मिनट कंट्रोल करके फिर अगली तलब दोपहर को लगेगी, तो कंट्रोल करिए। फिर कंट्रोल करें, फिर अगली तलब रात को। फिर मतलब ये ऐसे कहते हैं कि 21 दिन तक अगर आप किसी भी नशे को छोड़ दें तो फिर आप उससे इजीली रिकवर हो सकते हैं। तो ये भी सही है। तो 21 दिन का कोई लॉजिक है या मतलब कि ठीक है 3 हफ्ते तक कोई साइकोलॉजिकल? आप 3 हफ्ते छोड़ के तो देखिए, जरूर होगा। अच्छा। आप अल्कोहल आसानी से छोड़ सकते हैं। स्मोकिंग है कि एकदम से सडन नहीं छूटेगा, वो धीरे धीरे ही होगा। जहां आप पूरे दिन में 10 सिगरेट ले रहे हैं, आप पूरे दिन में 5 लेके देखिए। अच्छा। फिर 4 कर दीजिए, फिर 2 कर दीजिए, फिर देखिए आप 0 पे हो जाएंगे। आपका खुद मन नहीं करेगा। और सबसे मैटर ये करता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ चाय ले रहे हैं, चलो हम चाय पीते पीते हम एक सुट्टा ले रहे हैं, स्मोकिंग कर ले रहे हैं। आप उन दोस्त के पास ही मत जाइए। अच्छा, दोस्ती उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। दोस्ती तोड़ दूं उनसे? बिल्कुल। देखिए अगर आप सही रहेंगे, बिल्कुल अगर आप सही रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे आपको जो आपको अच्छा गाइड करेंगे। और एक चीज और भी तो है ना इसमें, जैसे अगर मान लो मैं सिगरेट ना पीऊं और मतलब ठीक है भाई बात कर रहे हैं, भाई बैठ जाओ, सिगरेट जला ली, तो वो पैसिव स्मोकिंग भी तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। बिल्कुल, है ना? तो वो भी, उसमें भी फिर हम फेस पे कवर करें या फिर ठीक है भाई तू पी ले, मैं इधर जाके खड़ा हो जाता हूँ। आप उनको सीधे मना कीजिए कि भाई तू भी छोड़ दे। हाँ,
उसको भी मोटिवेट करें, पहले सेल्फ बिल्कुल मोटिवेट हो हाँ, पहले खुद को मोटिवेट करें। आपने हम्म अगर स्मोकिंग करना छोड़ दिया तो आपके फ्रेंड अगर कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं, तो आप भी क्या कर रहे हो, आप भी तो जरिया बन रहे हो ना, आप केमिकल्स इनहेल कर रहे हो, आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, आपको लंग्स कैंसर भी हो सकता है। किडनी की डिजीजेस क्यों बढ़ रही हैं, लीवर की डिजीजेस क्यों बढ़ रही हैं, एयर पोल्यूशन के वजह से, स्मोकिंग के वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से तो बढ़ रही हैं। अच्छा, तो मेनली ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई हमारे शरीर में आती है, उसमें रुकावट पैदा करती है, तो इसकी वजह से जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो खराब होते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए अभी आपको चोट लग गया, ठीक है, अब जब भी चोट लगता है कोई भी एक, मान लीजिए हमने 2 किलो का हम डंबल ही अगर आपके पैर पे गिर गया, तो उस एरिया में आपको क्या दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगी, प्लस वो एरिया क्या हो गया, बिल्कुल रेड हो गया, और थोड़ी देर बाद वो आपको ब्लैक दिखेगा। वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, मिला ही नहीं। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे चोट लगी है ना, अब वहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स है, हमारे जो लाल कोशिकाएं हैं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई प्रॉपर तरीके से। ब्लड में ही तो ऑक्सीजन होता है। हाँ, आप उसको उस लालपन को और जो ब्लू ब्लू कलर का हमारा स्कारिंग हो जाती है, चोट तुरंत लगी, अगर आप उसमें तुरंत आइस क्यूब लगा रहे हो तो क्या हो गया, वो नॉर्मल हो गया ना। अच्छा, हाँ, तो वैसे ही लंग्स है, जहां आपको ऑक्सीजन मिला, ठीक है, वहां पे आपकी स्कारिंग नहीं होगी, टिश्यूज की स्कारिंग नहीं होगी। जहाँ टिश्यू की स्कारिंग नहीं होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, और जैसे अभी आपने बताया कि इनफर्टिलिटी की भी समस्या आ जाती है, तो स्मोकिंग तो हम जैसे करते हैं तो वो लंग्स पे इफेक्ट डालते हैं, तो उस पम्प्स पे इफेक्ट कैसे पड़ जाता है उनका? ब्लड के थ्रू? बिल्कुल, आप स्मोक कर रहे हैं, ये आप स्मोक कर रहे हैं, ये आपके फेफड़े में गया, फेफड़े से आपके ब्लड में भी गया, ठीक है। देन ये पूरे जो ब्लड है आपका, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ वो फेफड़े तक ही आपका ब्लड जा रहा है, जो केमिकल्स वो सिर्फ फेफड़े तक ही जाएंगे, वो तो ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ना, क्योंकि वो जो स्मोक है, जो केमिकल है, वो आपके ब्लड में ही तो मिक्स है। अच्छा, हाँ, वो लंग्स के थ्रू ब्लड में चले जाते हैं हमारे बेसिकली। बिल्कुल, ब्लड के थ्रू लंग्स में गए, ठीक है। देन फिर हमारा ब्लड हर ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ वो जो ब्लड है वो सिर्फ लंग्स तक ही जाएगा, लीवर में भी जाएगा, ठीक है, पैंक्रियाज में भी जाएगा, किडनी के पास भी जाएगा, टेस्टिकल्स में भी जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करेंगे, उसमें केमिकल्स इतने ज्यादा होते हैं, जैसे आर्सेनिक है, लेड है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये हार्म कर रहे हैं आपको, इनफर्टिलिटी पे असर करते हैं। और अभी जैसे आपने अस्थमा की भी बीच में बात करी, तो एक बार मैं अस्थमा पे दोबारा लेके आता हूँ, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा सीरियस कंसर्न है। अस्थमा के लगभग 2 लाख पेशेंट हर साल मर रहे हैं, और लगभग 10 मिलियन के करीब हर साल पेशेंट अस्थमा के मतलब बढ़ रहे हैं, और अभी भी 35 मिलियन के करीब हैं, मतलब रिकवरी रेट भी है अच्छा, लेकिन हर साल 2 लाख लोग मर भी रहे हैं। तो इसका मतलब रिकवरी रेट अच्छा है, और पेशेंट को कितना उसमें अपने आप को सेल्फ हील करने की ज़रूरत है, कि वो खाली मेडिटेशन या फिर मेडिकेशन दोनों पे निर्भर, क्योंकि मेडिटेशन भी जैसे बताते हैं कि अपने जो सांस की एक्सरसाइज वगैरह, योगा प्राणायाम भी करने की उनको ज़रूरत होती है। तो साथ-साथ उनको क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो खाली दवाइयों के भरोसे ना रहें? देखिए, दवाइयों के साथ-साथ आप अनुलोम-विलोम करिए। अच्छा। आप खुद अनुलोम-विलोम करके देखिएगा। आप 5 मिनट अनुलोम-विलोम करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। अच्छा। आपके लंग्स के अंदर जो क्या हो रही है, उनको पावर मिल रहा है ना, ठीक है। ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर तरीके से आप बाहर निकाल पा रहे हैं। तो जिन भी पेशेंट को अस्थमा है, तो जो मैं अपने पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ कि हाँ, आप अनुलोम-विलोम ज़रूर करिए। ऐसे जगह करिए जहाँ पे एयर जो है ना वो प्योर हो, ठीक है। अपने घर में एयर प्यूरिफायर भी लगा सकते हैं। एयर प्यूरिफायर फायदा करता है? बिल्कुल करते हैं। अच्छा। एटलीस्ट बाहर के हमारे जैसे हम बैठे हुए हैं, सामने हैं, बहुत सारे डस्ट हैं, बहुत सारे केमिकल हैं, ये हैं, अभी भी हैं। ये एयर प्यूरिफायर क्या करें, उनको बाहर निकाल देता है। एयर प्यूरिफायर से याद आया कि पेड़ भी बताते हैं कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, और वो एयर पोल्यूशन को कम करने का काम करते हैं, तो उनका भी उसमें योगदान रहता है? बिल्कुल रहता है। अच्छा, क्योंकि पेड़ मतलब बताते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ता है। हाँ, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। हाँ। आपने देखा होगा अभी, और CO2 लेता है वो, बिल्कुल। गर्मियां थी जब, तो उस समय आपने देखा होगा कि अस्थमा के पेशेंट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही होगी। अस्थमा छोड़िए, जिनको सर्दी जुकाम नहीं होता था, वो भी कंटिन्यूअस सर्दी जुकाम उनको हो रहा है गर्मियों में, गर्मी की वजह से। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर था, वो पेड़ पौधे क्या, अगर पेड़ पौधे होते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर को क्या करते, सोख लेते, अब्सॉर्ब कर लेते हैं।
इसीलिए एनसीआर में जो स्प्रिंकलर्स चलाए जाते हैं, उनके मतलब पत्तों पे बेचारों इतनी पोल्यूशन जम जाती है, वो स्प्रिंकलर्स भी छोड़ते हैं, और दिल्ली में पूरे बड़े बड़े स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से एक एसिड रेन होती है, ठीक है, जो मतलब बारिश होती है मतलब पूरे, तो एसिड रेन भी कितनी खतरनाक होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। देखिए खतरनाक तो होंगी ना, क्योंकि उसमें क्या गया है, उसमें जो हम ये जो पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जो व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है, ये कहाँ जा रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर में ही जा रहे हैं ना, ठीक है। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जो इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हो, या तो वो कोई टेक्सटाइल हो या कॉटन हो या फिर कोई ऐसा केमिकल वाली हो जिसकी वजह से उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ट्रिगर करी हो? बहुत सारे पेशेंट हैं। तो उनके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे, और मतलब आप उनको क्या हिदायत दी? जॉब छोड़ने की हिदायत दी या जॉब कंटिन्यू करते-करते उनको कोई प्रिकॉशन लेने के लिए कहा? तो उसके बारे में बताइए थोड़ा-सा। बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं एक पेशेंट का नाम तो नहीं बता सकती, हाँ, हाँ, आप लेकिन प्रिकॉशन बता हाँ, दीजिए। बिल्कुल अभी कुछ टाइम पहले, अभी 1 महीने पहले ही पेशेंट आया था। हुँ, तो वो ना स्टील की फैक्ट्री में काम करता है। हुँ, उसको क्या करना है कि जो टैप होता है, उसको हुँ, गला के दोबारा से उसको सेम टैप बनाना होता है। हुँ, अब सोचिए टैप को गलाना है, उसका वो जो धुआँ निकल रहा है, ठीक है, हुँ, आग में जलाना, उसको गलाना, उसका धुआँ जो निकल रहा है, केमिकल जो निकल रहा है, वो हुँ, सालों से उस फैक्ट्री में काम कर रहा था। अच्छा, धीरे-धीरे वो केमिकल्स क्या हुए, उसको अल्वेओलाइज़ को डैमेज किए हैं, ब्रोंकियोल्स को हुँ, डैमेज किए हैं। अब वो उसको सीओपीडी हो गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये क्रॉनिक है। हुँ, सीओपीडी को हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अच्छा, हाँ, यानी कि क्रॉनिक है। ये हुँ, लंबे समय से वहाँ पे वो काम कर रहा है। अभी उसकी उम्र देखें तो वो 55 साल का है। अच्छा, अभी मैं पूछने ही वाला था आपसे, जैसे आपने 55 साल जैसे उम्र बताई, तो जो ये अस्थमा होता है, ठीक है, बेसिकली लोग कहते हैं कि जल्दी से ठीक नहीं होता, और ख़ासकर जो बूढ़े होते हैं, तो ये भी ऐसा सही है कि ऐसा क्यों है? मतलब जो थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, उनका अस्थमा मतलब जल्दी से ठीक नहीं होता? ऐसा नहीं है, अस्थमा ठीक हो सकता है अगर वो होम्योपैथी मेडिसिन्स ले रहे हैं, बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन्स ले रहे हैं। हुँ, जैसे हमारे होम्योपैथी में 3 मियाज़म होते हैं, जैसे सोरा, सिफिलिस, साइकोटिक। हम देखते हैं कि जो डिज़ीज़ है पेशेंट का, वो सोरा में कन्वर्ट है या हुँ, सिफिलिस में है या साइकोटिक है। हुँ, साइकोटिक मतलब क्रॉनिक, तो हम उसको साइकोटिक में काउंट करते हैं। जो साइकोटिक रेमेडी होंगी, हुँ, ठीक है, वो रेमेडीज हम देखते हैं कि जो सिम्टम्स पेशेंट बता रहा है, क्या वो सिम्टम्स उस रेमेडी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। होम्योपैथी आपकी तभी वर्क करती है, यानी कि जो सिम्टम्स दवाई के हैं, हुँ, सेम सिम्टम्स पेशेंट के भी हैं, तो वर्क तो करना ही है। अस्थमा आपका ठीक भी हो सकता है, अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं तो ज़रूर ठीक हो सकता है। तो टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट होता है, हुँ। पर ये ठीक होता ही होता है। अच्छा, एक जैसे कहावत भी है कि हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। तो ऐसे ही कुछ और पेशेंट लेंगे, जैसे किसी पेशेंट की आपने हिस्ट्री ली हो, जिसने स्मोकिंग नहीं करी हो, वो बोला कि मैडम मैंने तो कभी स्मोकिंग ही नहीं करी, तो मेरे को अस्थमा कैसे हो गया? तो उसके क्या ट्रिगरिंग फैक्टर लगे होंगे कि मतलब जैसे ऐसा कहते हैं कि ठंडी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, और लोग अक्सर क्या कहते हैं, पानी चाहिए चिल्ड, ठीक है, बियर चाहिए चिल्ड। अगर शराब भी पी रहा हो तो उसमें भी बर्फ डाल के पानी चाहिए चिल्ड, तो क्योंकि उनको मतलब नॉर्मल पानी तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। तो क्या वो भी एक ट्रिगर फैक्टर बन सकता है अस्थमा का? बिल्कुल, बन सकता है, आसानी से बन सकता है। अच्छा। क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि अस्थमा आखिर क्यों होता है? जब हुँ, हमारी एयरवेज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती हुँ, है, वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन जो है वो एक्सेस मात्रा में होने लगता है। हुँ। अभी आप कोई ठंडी चीज़ ले रहे हैं, तो म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा बनेगा। अब जब अच्छा। ज़्यादा होगा तो आपको साँस लेने की तकलीफ होगी। हुँ, अब वो म्यूकस कहाँ डिपॉज़िट होगा? आपके अल्वेओलाइज़ में होगा, ठीक हुँ, है? जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है? हुँ, ब्रोंकियोल्स में होंगे। हुँ, तो आपको प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी अगर आप ठंडी चीज़ें ले रहे हैं। आप देखिए कि आपको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है। हुँ, आपको ठंडी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, या आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वो हुँ, आपको ट्रिगर कर रहा है, या आप जिस घर में रह रहे हो सिलन, हुँ। आपको सिलन भी ट्रिगर कर सकता है। वो और जो सिलन की सब्ज़ी बनाते टाइम जो छौंक लगता है, हाँ, वो भी देखिए ट्रिगर? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, हुँ, सपोज़ अगर आपको नेज़ल पॉलिप है, हुँ। तो आप अभी तड़का लगाएँगे, आपको छींकें आने स्टार्ट हो जाएँगी। कईयों को कंबल की जो रुएँ होते हैं, उससे भी प्रॉब्लम हाँ, वो भी होती एक है। तरीके का डस्ट है। अच्छा, वो भी डस्ट हाँ, होता है। डस्ट है, आपने उसको इन्हेल किया हुँ, और ट्रिगर मिला। किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को हुँ, कॉज़ होने के लिए कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए। हुँ, किक होता है ना? जैसे हाँ, हुँ, हमें ये काम करना है तो हमें उसके लिए किक, किसी हुँ, चीज़ की किक की ज़रूरत होती है।
सेम ऐसे ही है, जब हमारे शरीर में कोई डिजीज आना होता है ना, तो बस ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, उसको एक रास्ता चाहिए। एक रास्ता चाहिए, चाहे आप स्मोक कर रहे हैं, चाहे आप एक पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं, या आपके घर में बहुत सिलन है, आप उसको हटा नहीं रहे हो, तो भी आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, आप उन चीजों को इनहेल ही कर रहे हो, धीरे धीरे ही ले रहे हो उस चीज ये तो आदमी सोचेगा ही नहीं, मतलब सीलन आई हुई है भाई, मतलब सोचेगा कि ठीक है करवा लेंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि सीलन की वजह से। बिल्कुल, हमारी बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी हिस्ट्री होती है। मैं पूछती हूँ आपका घर कैसा है, ताजा हवा आती है, या अगर जिस एरिया में हैं आप विंडो बंद करके रखते हैं, तो नहीं है ज्यादा, हाँ, जहाँ आप रह रहे हैं वहां पे किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रहा है। मैं पूछती हूँ पेशेंट से। और जैसे कफ की दिक्कत होती है, चाहे वो खांसी में लगा लीजिए, चाहे अस्थमा में लगा लीजिए। पहले के टाइम में तो अजवाइन वाला जैसे गर्म पानी में डाल के भाप देते थे, आज के टाइम में ये लोग नेबुलाइज बोलने लग गए हैं। ठीक है, तो नेबुलाइज जब हम करते हैं नेबुलाइजर के द्वारा, तो वो सही है, क्योंकि कई ये भी बताते हैं कि उसके वो भी केमिकली होता है। ठीक है, वो कफ को खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड ही करे तो ही ठीक है। तो कौन सा सही बेटर रहता है कि नेबुलाइज कितना यूज करना चाहिए, या कोई घरेलू स्टीम अगर आपको कोई पता हो भाप हम ले सकते हैं? देखिए, स्टीम लेना सबसे बेस्ट है अगर आप नेबुलाइजर नहीं लेना चाहते हैं। नेबुलाइजर में स्टेरॉइड होता है, ठीक है, आप स्टेरॉइड लेंगे तुरंत आपके एयरवेज जो हैं वो तुरंत खुल जाएंगे, वहां पे जो म्यूकस डिपॉजिट था वो बिल्कुल हट जाएगा। इसमें स्टेरॉइड होते हैं, तो बिल्कुल उसमें स्टेरॉइड होता है, हाँ, उसकी आदत लग सकती है। और स्टेरॉइड आगे फर्दर डिजीजेस कॉज कर सकता है। अच्छा, जैसे कि किडनी डिजीज देख लीजिए, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया, बच्चे भी किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं इन्हीं चीजों की वजह से। अच्छा, तो इसमें फिर जैसे घरेलू हम स्टीम ले सकते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, जैसे अजवाइन की बना लेते हैं, बिल्कुल आप स्टीम लीजिए, स्टीम से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे जैसे एयरवेज में जाते हैं। हाँ, तो देखिए, अगर आप स्टीम ले रहे हैं, ठीक है, गर्म हवा दे रहे हैं आप, वो क्या कर रहा है, आपके म्यूकस को पिघला रहा है, वो स्टमक में गया, स्टूल के जरिए आपने बाहर कर दिया, ठीक है। ये नाक के थ्रू ही, आपने देखा होगा कि नाक से पूरा पानी आ रहा है जब भी हम स्टीम लेते हैं, किसी को, आपको कफ हुआ होगा या सर्दी जुकाम हुआ होगा, तो आपने स्टीम लिया होगा, ठीक है, डॉक्टर की सलाह से, या आपने खुद ही किसी एड में देख के लिया होगा स्टीम। तो आप खुद देखते होंगे कि जो बलगम है, जो नाक में जमा हुआ था, वो नाक के थ्रू क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप अपने बलगम को बाहर, आपको अपने बलगम को बाहर ही तो करना है। अच्छा, और जैसे ये कफ की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ऐसा बताते हैं कि पानी या फिर पानी वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए ज्यादा, तो ऐसा है? जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट के लिए भी मना कर देते हैं, खट्टे फ्रूट्स के लिए भी मना कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कम चीजें हो जाती है कि क्या खाएं, तो ऐसा है फ्रूट्स बिल्कुल बंद? देखो, हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रूट्स लेना सही है, चाहे आप अस्थमा के पेशेंट हो, चाहे आप किसी भी डिजीज के पेशेंट हो। आप एप्पल खाइए, वो आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। आप विटामिन सी वाले, जैसे कि आंवला, उसमें विटामिन सी होता है, और उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके लंग्स पे स्ट्रेस आया होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, फ्री रेडिकल्स को हटाता है। तो आप आंवला का सेवन कर सकते हैं। आंवला के जैसे एक हरड़ भी होती है, मैंने एक जगह पढ़ा था, तस्य माता नास्ति तस्य माता हरित की, जिसकी माता नहीं होती उसकी माता एक हरड़ होती है। वो हरड़ अगर हम सेवन करते हैं जैसे, तो हमारे शरीर में कोई दिक्कत नहीं करती। जैसे आंवला हो गया, तो इसके अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये हम मतलब म्यूकस के लिए ले सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। अगर आपको अंजीर भी ले सकते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। अच्छा, मतलब एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा लेने चाहिए? वो ज्यादा लेने चाहिए। अब आप खुद देखिए, एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा किस में होता है, एप्पल में होता है, अंजीर में होता है। कीप द डॉक्टर अवे। बिल्कुल, ये तो हाँ। और साथ ही साथ आप अंजीर भी खा सकते हैं, भिगो के खाइए, ऐसे तो आप नहीं खा पाएंगे। हाँ, अगर आपको अंजीर का फ्रूट मिल रहा है तो आप आसानी से खा सकते हैं, लेकिन अगर वो सूखा मिल रहा है तो आप ऐसे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा सख्त होता है। आप इनको भिगो लीजिए, ठीक है, भिगोने के बाद सुबह उठिए और आसानी से 2 अंजीर का सेवन करिए। आप खुद देखेंगे कि जो आपको कंजेशन फील हो रहा है, चाहे वो आपके गले में हो रहा है, चाहे आपके चेस्ट में फील हो रहा है, वो काफी हद तक आपको कम हो जाएगा। आप एक हफ्ता कंटिन्यूअस अंजीर खा के देखिए। अच्छा, तो अस्थमा वालों के लिए तो खासकर ये है, मतलब बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल, अस्थमा वालों के लिए, सीओपीडी पेशेंट जो हैं उनके लिए, जिनको आईएलडी है। आईएलडी होता है इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज होता है। अच्छा। यानी कि अंदर से आपका जो लंग्स है ना, वो खत्म हो चुका है। आपने थोड़ी सी बहुत ज्यादा डिजीज बताई है, आप मेरे को बस इसमें से ये और बता दीजिए कि इनमें से फैलने वाली कौन सी होती हैं?
एक से दूसरे अस्थमा फैल सकता है? अस्थमा फैल सकता है, ये ILD जेनेटिक ट्रांसफर होता है अस्थमा। अच्छा, जेनेटिकली भी जा सकता है? हाँ, जेनेटिक ट्रांसफर होता है। अगर आपको है वो आपके बच्चों में भी होगा, बच्चों को हुआ, बच्चे के बच्चों में अच्छा, भी ये हुआ होगा ही होगा या हो सकता है? होगा, होगा ही क्योंकि होगा। ये जीन्स में चला गया। और फिर ये ठीक भी नहीं हो पाएगा, बस इसके साथ सर्वाइव करना पड़ेगा हमें। नहीं, अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ठीक हो सकते हैं। अच्छा, और ILD ये ये भी फैल सकती है? देखिए आईएलडी जो है ये पोल्यूशन के वजह से होता है, अच्छा, ये ट्रिगर अलग पॉइंट ट्रिगरिंग होगा इसका। फैक्टर है ये, ठीक है। ओके। निमोनिया हो सकता है आपको, अच्छा, ठीक है। निमोनिया फैल सकता ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ये फैलने वाली बीमारी है। जिसको टीबी है, अभी आपके सामने खांस है, कुछ टाइम बाद आपको भी टीबी होगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है ना, है। वो आपने उसको इनहेल किया। अच्छा, तो टीबी हो सकता है और कोरोना तो है ही है। कोविड वो तो है, ये मतलब स्वाइन दुखी फ्लू है, हाँ ये भी करके हो गया था सकता बहुत है ज़्यादा। आपको। अच्छा, तो बेसिकली अगर कोई भी अगर मैं खाँसता छींकता दिखाई दे तो तुरंत पीछे हट जाओ या फिर मास्क वास्क है अपना बिल्कुल फेस मास्क का। लगा के रखिए। और हाँ, एयर पोल्यूशन इतना है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क तो बहुत जरूरी है। मास्क बहुत आप ज़रूरी है। सर्जिकल मास्क यूज करिए, बहुत बेस्ट है, N95 वो भी सही है। अच्छा, और नॉर्मल अगर जैसे कोई अफोर्ड ना कर पाए क्योंकि N95 बहुत महँगे होते हैं और तो नॉर्मल कपड़ा डबल लेयर करके। हाँ, आप लगा सकते हैं, आप सर्जिकल मास्क भी लगा सकते हैं, आप मार्केट में इजीली मिल जाता है। जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि एक बार अगर पहन लिया तो दोबारा उसको यूज़ हाँ, ना उसको दोबारा यूज नहीं यूज़ किया एंड थ्रो जाता कर है, दो, हाँ वो यूज डिस्पोज़ल एंड होते थ्रो हैं। ही है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आज के पॉडकास्ट में इतना ही करते हैं। अगर आपको कुछ और टिप्स अगर देनी हो पॉल्यूशन से बचने के लिए, ठीक है? क्योंकि अपने हथियार हमें साथ में ही लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल। पॉल्यूशन से तो ऐसे ही लड़ा जाएगा और वही ले दे के हमारे पास जो ऑयल है, गुड़ है, घरेलू उपाय हैं और बाकी होम्योपैथी तो है ही है। तो इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है? तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, लेकिन पॉल्यूशन के बारे में आप बात ज़रूर करिए, क्योंकि यह जागरूकता का काम करता है। और कमेंट में भी हैशटैग पॉल्यूशन कर दीजिएगा और कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और अगले टॉपिक के लिए भी अगर आप हमसे कोई टॉपिक पे पॉडकास्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर कंचन जी, धन्यवाद। धन्यवाद।